हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज सिग्नल एंड सिस्टम का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं 4 ईयर सीरीज। क्योंकि अब जो स्टार्ट होने वाला है 4 ईयर सीरीज, 4 ईयर ट्रांसफॉर्मर एंड इसके अलावा लैप्लास हो गया, जेट ट्रांसफर हो गया एंड सैंपलिंग थ्योरम हो गया। अब ये सब कुछ क्या है, जितना 13 लेक्चर में हमने बेसिक्स ऑफ सिग्नल पढ़ा, बेसिक्स ऑफ सिस्टम पढ़ा, ओके, अब उसी का एप्लीकेशन पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ओके और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा बेसिक्स ऑफ सिग्नल नहीं पढ़ा है और बेसिक्स ऑफ सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए। क्योंकि अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। अगर आपका बेसिक ही वीक है सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर, तो आपको लेक्चर 14 भी समझ में नहीं आएगा। ओके, अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो आपके लिए बेसिक वाला पार्ट था, उसके अंदर लेक्चर नंबर 1 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, लेक्चर 1 से लेकर 13 तक आपको उसी एक सिस्टमैटिक ढंग से हम चले। ओके, तो ऐसे ही आपके पास जो लेक्चर नंबर 14 है, जितना भी ये एप्लीकेशन पार्ट है आपके पास, 4 ईयर सीरीज हो गया, 4 ईयर ट्रांसफर हो गया, लेप्लास हो गया, जेट ट्रांसफर हो गया, तो मतलब ये उसका एक बेसिक पार्ट है, एप्लीकेशन का एक बेसिक पार्ट है 4 ईयर सीरीज। ओके, तो 4 ईयर सीरीज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे आपको एक प्रैक्टिस की नीड होगी, बार बार आपको पेज पे लिखना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ओके, तो सिग्नल एंड सिस्टम आपसे क्या मांगता है, प्रैक्टिस। ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में रिकॉल होने लग जाती है जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो हमेशा लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो। ओके, तो लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो कि 4 ईयर सीरीज पढ़ने से पहले, 4 ईयर सीरीज पढ़ने से पहले इसके अंदर हम क्या क्या डील करने वाले हैं, सबसे पहले तो देख लो। ओके, तो देखो कि जो सबसे पहले हम डील करेंगे, सबसे पहले हम डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज। अब जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज है, इसी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसी को हम कन्वर्ट करेंगे कोसाइन फॉर्म के अंदर या पोलर फॉर्म के अंदर। इसी को किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज कन्वर्ट इन कोसाइन फॉर्म मतलब कोस की फॉर्म में, ओके, या पोलर फॉर्म। ओके, सेकंड पॉइंट समझ में आया। थर्ड जो पॉइंट होगा यहां पे, अब जो आपके पास जो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक जो 4 ईयर सीरीज थी, उसी की बात कर रहा हूं, उसी को आपने किस में कन्वर्ट किया, कोसाइन फॉर्म के अंदर या पोलर फॉर्म के अंदर। इसी को आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर। इसी को किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, इसी को आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे। फोर्थ जो हम यहां पे पढ़ेंगे वो अब रिलेशन हम रिलेट करेंगे कि जो आपके पास ओरिजिनल 4 ईयर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज था, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है। तो यहां पे क्या पढ़ने वाले हम, रिलेशन। ओके, और जो फिफ्थ पॉइंट होगा, इसके अंदर हम क्या डील करेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम डील कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट होगा हाउ टू डील 4 ईयर सीरीज क्वेश्चन। तो मतलब बेसिकली मैंने बता दिया कि जो आज के सेशन में होने वाला है, सिर्फ इतना होने वाला है। ओके, सिर्फ इतना होने वाला है आज के सेशन में। अब इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक तो आपके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होगा यहां पे, पार्ट टू के अंदर हम क्या डील करेंगे, यहां पे एक होता है सिमेट्रिसिटी के अंदर, जैसे कि हाफ वेव सिमेट्री हो गया। ओके, इवन आपके पास इवन सिमेट्रिसिटी हो गया, या इसके अलावा हम बात करेंगे ऑड, आपके पास हाफ वेव सिमेट्रिकल हो गया, एंड आपके पास ऑड एंड इवन हाफ वेव सिमेट्री हो गया। तो मतलब यहां पे जितनी भी बात होगी वो सिमेट्री की बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो यहां से पूछा जाता है, एक आपका यहां से पूछा जाता है। ओके, थर्ड जो हम बात करेंगे यहां पे,
वो होगा यहां पे प्रॉपर्टी। ओके, तो मतलब ये दो पार्ट तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 3 पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 4 ईयर सीरीज जब डिस्कस किया जाता है एक फुल कोर्स के अंदर तो 16 to 18 हार्स लगता है, लेकिन जो 16 to 18 हार्स लगता है उसी को मैं कन्वर्ट करूंगा 3 to 4 हार्स के अंदर, और इतना जबरदस्त तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इन चीजों को कि आपका 18 हार्स वाला लेक्चर भी आपका जो होगा उससे भी ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा 3 to 4 हार्स। लेकिन आपको यहां पे प्रैक्टिस करना रहेगा, क्योंकि यहां पे आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएगी कि आपको ये चीजें याद रखना है तो याद रखना है। ओके, अब उसको भी बताया जाएगा कि किस फॉर्म में आपको रिलेशन आपके अंदर उसको याद रखना है, कैसे आपको रिलेशन इनमें बिल्डअप करना है। ओके, तो देखो ये प्रॉपर्टी वाला 3 पार्ट है, ये आपको तीनों के तीनों ही आपको अच्छे से करना है, और बेसिकली और पावर की भी बात करेंगे, ठीक है, वो तो हम साथ में धीरे धीरे बात करते जाएंगे, लेकिन ये तीनों पार्ट तो आपको अच्छे से आना चाहिए। ये तीनों पार्ट ही आपके इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो आपको फॉरवर्ड ट्रांसफर भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। रफ कर दूं। अब आपको समझ में आ गया कि आज हम डील क्या करने वाले हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज। ओके, और अगर आपका कैचिंग पावर अच्छा है, तो जो बच्चे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे बाद में उनसे मैं यही बोलूंगा कि अगर आपको लगता है कि 1 घंटे का सेशन आपका थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो आप उसको जो मोबाइल है ना वहां पे नीचे ऑप्शन दिया होता है, इसी वीडियो को आप 2x मोड पे भी चला सकते हो। अगर 2x मोड पे आप इस वीडियो को चलाते हो तो जो 1 घंटे का वीडियो है वो आपका आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगर आपका कैचिंग पावर अच्छा है तो, नहीं तो आप आराम से भी चीजें सुन सकते हो। अब देखो, फर्स्ट हेडिंग डाल लो। उससे पहले हेडिंग डालने से पहले मैं आपको कुछ चीजें और बता देता हूं 4 ईयर सीरीज के बारे में। देखो, जो 4 ईयर सीरीज होती है यहां पे हेडिंग ही डल रहा है आपके पास 4 ईयर सीरीज रिप्रेजेंट ऑफ पीरियोडिक सिग्नल। जो 4 ईयर सीरीज रिप्रेजेंट की जाती है वो पीरियोडिक सिग्नल के लिए रिप्रेजेंट की जाती है। ओके, तो आप बोल सकते हो कि 4 ईयर सीरीज फॉर पीरियोडिक सिग्नल। ओके, पीरियोडिक की बात होगी। अब पीरियोडिक क्या होता है? -∞ to ∞। ये बेसिक में मैं बात बता चुका हूं कि अब पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक क्या होता है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं लेक्चर नंबर 6 के अंदर। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 6 नहीं देखा है और उनको पीरियोडिसिटी के बारे में प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहले उनको वॉच करो। ओके, सिग्नल आपका पीरियोडिक होना चाहिए, वहां पे हम बात करेंगे 4 ईयर सीरीज की। और सेकंड अगर मैं बात करूं कि 4 ईयर जो ट्रांसफर हम पढ़ने वाले हैं 4 ईयर ट्रांसफर, ओके, इसमें जो ये हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों के अंदर ही हम इसकी बात करने वाले हैं। इतना समझ में आ गया। यहां पे 4 ईयर सीरीज के अंदर जो बात करेंगे वो पीरियोडिक सिग्नल की बात होगी, और जो आपके पास 4 ईयर ट्रांसफर होगा वहां पे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक दोनों के बारे में इसके बारे में बात होगा। तो ये आप लिख सकते हो बेसिक पॉइंट। अब देखो, हेडिंग डालो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज। अब ये तो बता ही दिया कि सिग्नल आपका पीरियोडिक होना चाहिए, तभी आप 4 ईयर सीरीज अप्लाई करोगे। अब देखो कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक में वेव फॉर्म बना देता हूं। ओके, ये ट्रिग्नोमेट्रिक यहां पे वेव फॉर्म बना दिया। ये x ऑफ t है, ये आपके पास ओके -∞ टू लेके इंफिनिटी तक ये ट्रेवल कर रहा है। ये आपके पास ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है। ओके, अब इसको आपको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? जैसे कि मैं बात कर दूं यहां पे सबसे पहले कि यहां पे है आपके पास जो टाइम पीरियड है वो -T0/2 और यहां पे होगा T0/2। फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना हो गया? T0। ओके, अगर मैं बात करूं यहां पे कि इस ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को आपको इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको बताना है।
आपको फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताना है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताना है, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बताना है, और आपसे यह भी पूछूंगा कि फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा एंड सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा। तो आपको जो ये टाइम डोमेन के अंदर जो आपके पास ये सिग्नल गिवन है, तो यहां पे आपको डिफिकल्ट होगा कि आप सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, इसके लिए आप यहां पे उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालोगे। तो इसीलिए हम इसको तोड़ मरोड़ के इसको किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, फोरियर सीरीज के अंदर, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आया कि इसको हम किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, साइनोसॉइडल एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर इसको साइनोसॉइडल और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर अगर इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहां से हम बता सकते हैं कि जो फोरियर सीरीज में सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, उसका कोएफिशिएंट कितना होगा। ओके, समझ में आया। इसीलिए आप फोरियर सीरीज यूज करते हो, इसीलिए आप फोरियर सीरीज यूज करते हो। तो समझ में आ गया होगा कि फोरियर सीरीज क्यों यूज करते हो। तो इसको कन्वर्ट कर दिया आपने, x ऑफ t इक्वल्स टू a नोट प्लस समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी an cos ऑफ n ओमेगा नोट ऑफ t प्लस bn sin n ओमेगा नोट ऑफ t। ओके, अब इसी को आपने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, साइनोसॉइडल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। इस ट्रिग्नोमेट्री को जो टाइम फॉर्म में थी, अब इसको फ्रीक्वेंसी फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, ये जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट किसको रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी के अंदर, ये इसके कोएफिशिएंट है, ये इसके कोएफिशिएंट है। अब देखो कि जो ए नोट ए एन बी एन है, ये क्या है, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ओके, अब देखो कि आपके पास, अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास ए नोट क्या है, ए नोट है डीसी वैल्यू, ए नोट क्या है, डीसी वैल्यू। अब डीसी वैल्यू है तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। इसकी तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। अब मेरे भाई ये बताओ, आपसे पूछूं कि जो ए एन है इसका वैल्यू कितना होगा, एन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा, तो इसका निकाल लोगे आप 1 अपॉन टी नोट फंडामेंटल टाइम पीरियड, ओके, माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2 एक्स ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, याद रहेगा। एन का वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 अपॉन टी नोट माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2 एक्स ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, अगर मैं बी एन की बात करूं तो बी एन की बात, एन सॉरी, ये तो है आपके पास ए नोट। ओके, अगर मैं एन की बात करूं तो आप बोलोगे सर माइनस टी नोट ए एन इक्वल्स टू 2 अपॉन टी नोट बाई 2, टी नोट क्या है, फंडामेंटल टाइम पीरियड, टी नोट बाई 2 एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट ऑफ टी, ओके, डी ऑफ टी। तो ये हो गया आपके पास ए ऑफ एन। ओके, थर्ड है यहां पे आपके पास कि अगर बी एन की बात करूं तो बी एन हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन टी नोट माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2 एक्स ऑफ टी साइन ऑफ एन ओमेगा नोट ऑफ टी डी ऑफ टी। ओके, ये हो गया आपके पास थर्ड। समझ में आ गया कि इन कोएफिशिएंट को आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ए नोट क्या है आपके पास, एक डीसी वैल्यू, ए एन किसका है, जो यहां पे जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पे फंडामेंटल आपके पास फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फर्स्ट हार्मोनिक हो सकती है, थर्ड हार्मोनिक हो सकती है, उसका ये कोएफिशिएंट है। ओके, अब देखो कि यहां पे आपके पास 1 अपॉन टी नोट है, बट यहां पे इसको ध्यान रखो, यहां पे क्या है, 2 बाई टी नोट। ओके, तो ये तीनों याद रहेगी कि आप यहां से जो आपके पास यहां पे फंडामेंटल टाइम फ्रीक्वेंसी होगी या फर्स्ट हार्मोनिक होगी, सेकंड हार्मोनिक होगी, उसका कोएफिशिएंट कैसे निकालना है, 2 बाई टी नोट माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2 और एक्स ऑफ टी कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट ऑफ टी। ओके, इसके लिए यहां पे एक्स ऑफ टी जो आपके पास सिग्नल है और कॉस ऑफ एन ओमेगा नोट ऑफ टी डी ऑफ टी कर दोगे, और बी एन के लिए यहां पे साइन है तो यहां पे भी साइन हो गया और एक्स ऑफ टी आपने लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये चीजें आपको याद रहेगी।
ओके, अब देखो जो आपके पास ये आपके पास ए एन एंड कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट ऑफ टी है, बी एन साइन एन ओमेगा नॉट ऑफ टी है। अगर मैं एन का वैल्यू 1 लिख दूं, अगर एन का वैल्यू 1 लिख दूं, क्योंकि एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट है इंफिनिटी तक, तो एन इक्वल टू 1, ओके, उस कंडीशन पे आपके पास क्या आएगा, a1, ओके, यहां पे क्या आएगा, a1 cos ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस b1 साइन ओमेगा नॉट ऑफ टी। अगर n इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो आप बोलोगे कि a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट, a2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस b2 साइन 2 ओमेगा नॉट ऑफ टी। ओके, अगर n इक्वल टू 3 पुट कर दूं तो आप बोलोगे कि सर a3 cos ऑफ 3 ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस b3 साइन ऑफ 3 ओमेगा नॉट ऑफ टी। अब मेरे भाई ये बताओ, ये आपके पास n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आया, तो ये जो यहां पे फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, और जो यहां पे फ्रीक्वेंसी है फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन के अंदर, ये क्या है आपके पास, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, या इसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। फॉरियर सीरीज को आपने हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया, आप सभी का आप कोएफिशिएंट बता सकते हो। ओके, यहां पे जो ये 2 है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे भी 2 है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी के कोएफिशिएंट कितने हैं, एक तो कोस के साथ a2 है, साइन के साथ b2 है। ओके, अगर मैं यहां पे बात करूं तो इसे कौन सी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी बोलोगे, तो आप बोलोगे थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली आप ऐसे बढ़ते जाओगे, जिस हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पे आपसे कोएफिशिएंट पूछा है वहां पे आप कोएफिशिएंट बता दोगे। फंडामेंटल टाइम फ्रीक्वेंसी पे आपके पास कोएफिशिएंट कितना है, a1 और b1। ओके, और आपके पास सेकंड हार्मोनिक पे आप बोलोगे आपके पास a2 b2, अगर थर्ड पे पूछता है तो a3 b3। ओके, इतना समझ में आया। तो ये हो गया आपके पास बेसिक कंसेप्ट इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज का। अब सेकंड में यहां पे हेडिंग डाल लो, अगर इसी हार्मोनिक जो फ्रीक्वेंसी के अंदर फॉरियर सीरीज को आपने रिप्रेजेंट किया, अगर इसी को मैं कन्वर्ट करने जाता हूं पोलर फॉर्म के अंदर या कोसाइन फॉर्म के अंदर, ओके, तो यहां पे हेडिंग डाल लो सेकंड हेडिंग डालो, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज कन्वर्ट इन पोलर फॉर्म या कोसाइन फॉर्म। ओके, अब इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज को किसके अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हो, कोसाइन फॉर्म के अंदर। ओके, अब देखो आपको पता है कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक वेवफॉर्म आपके पास यही है। ओके, अब यहां से आपके पास ड्यूरेशन फंडामेंटल टाइम पीरियड कितना है, टी नॉट है। अब मेरे भाई ये बताओ, यहां पे ये बताओ कि अभी आपने इसको फॉरियर सीरीज के अंदर कन्वर्ट किया था, तो आपके पास कितना आया था, आपने बोला सर ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नॉट ऑफ टी प्लस बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नॉट ऑफ टी। ओके, देखो ये याद रखना पड़ेगा, अगर याद नहीं रखोगे तो आप कभी भी समझ नहीं पाओगे फॉरियर सीरीज को, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिग्नल सिस्टम आपसे सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, ऑटोमेटिकली चीजें दिमाग में रिकॉल होने लग जाएगी आपको। ओके, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो आपको इतना याद है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉरियर सीरीज आपके पास ये है। अगर आपको इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है, पोलर या कोसाइन फॉर्म के अंदर, अगर इसको कोसाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपके पास यही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कोसाइन फॉर्म के अंदर। अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे, n इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी,
यहां पे n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी है, ओके, यहां पे n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है, r ऑफ n cos ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ t माइनस फाइव ऑफ n, ओके। ये हो गया आपके पास कोसाइन फॉर्म। क्या हो गया? कोसाइन फॉर्म। लिख दो यहां पे, दिस इज पोलर फॉर्म या कोसाइन फॉर्म, पोलर फॉर्म या कोसाइन फॉर्म। कोसाइन फॉर्म क्यों बोला? क्योंकि यहां पे इसी फोरियर सीरीज को किसके अंदर रिप्रेजेंट किया हमने? कोस के अंदर, ओके। अगर मैं अब आपसे यहां पे बात करता हूं, अब ये जो स्टार्ट है n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी तक, और ये जो स्टार्ट था n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी तक, यहां पे ये क्या था आपके पास? डीसी वैल्यू। अब ये बताओ कि अगर यहां पे आप n इक्वल टू 0 पुट करते हो तो, अगर आप यहां पे n इक्वल टू 0 पुट करते हो तो, n इक्वल टू 0 पुट करते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा? कि सर n इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपके पास ये कितना हो जाएगा? r नोट, ओके, r नोट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? कोस ऑफ n ओमेगा नॉट ऑफ t माइनस, और ये माइनस फाइव ऑफ n, मतलब ये भी कितना हो गया आपके पास? कोस ऑफ n का वैल्यू 0, तो ये भी कोस ऑफ 0 हो गया, और कोस ऑफ 0 हो गया तो आप ये बताओ, और ये भी माइनस फाइव नोट, तो मतलब यहां पे कितना बचा आपके पास? r नोट, ओके, r नोट। तो आप बोलोगे कि जो अब आपके पास इक्वेशन आया x ऑफ t करने के बाद आपके पास आया r नोट, आया कि नहीं आया? फर्स्ट में r नोट आया, ओके। देखो यहां पे ये जो आया हमारे पास n इक्वल टू 0 पुट करने के बाद r ऑफ 0 हो गया, और ये भी आपके पास cos ऑफ 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास? 1, ओके। तो ये हो गया आपके पास x ऑफ t इक्वल टू r ऑफ नोट, ओके। अब देखो कि अगर मैं n इक्वल टू 1 इसी के अंदर या इसके अंदर, क्योंकि आपने पोलर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इसको इसके अंदर कन्वर्ट किया, अगर इसको इसमें कन्वर्ट किया तो n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर r1 cos ऑफ ओमेगा नॉट ऑफ t माइनस 5, ओके। अब देखो कि अगर r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो आपके पास आएगा प्लस r2 cos ऑफ 2 ओमेगा नॉट ऑफ t माइनस 5। ऐसे करते करते आप आगे तक बढ़ते जाओगे, ओके। अब देखो कि आपके पास x ऑफ t इक्वल टू r नॉट r1, अब यहां पे जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसका कोएफिशिएंट कितना आ गया आपके पास? r1, और आपके पास सेकंड जो आपके पास हार्मोनिक कोएफिशिएंट है, तो उसके बाद उसका जो कोएफिशिएंट आया वो कितना आया? 2, r2, ओके। तो इतना समझ में आया कि आपके पास सेकंड हार्मोनिक उसका कोएफिशिएंट r2, फर्स्ट हार्मोनिक उसका कोएफिशिएंट r1, दिस इज रिप्रेजेंट डीसी, ओके। तो आप बोल सकते हो, यहां पे बोल सकते हो कि r नोट इक्वल्स टू a नोट, ओके, r नोट इक्वल्स टू a नोट। और अगर मैं r ऑफ n की बात करूं, तो आप कितना लिख सकते हो? an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ओके। जब n स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपके पास? 1 होता है, तो r ऑफ n का वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट ऑफ n का स्क्वायर प्लस b ऑफ n का स्क्वायर, ओके। ये तो हो गया आपके पास n स्क्वायर प्लस b ऑफ n का स्क्वायर, r ऑफ n आ गया। अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक कोएफिशिएंट की बात करता तो आप क्या लिख देते हैं कि सर r1 इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। अगर सेकंड की बात करता तो आप कितना लिख देते? r2 इक्वल्स टू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ओके। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। अगर मैं यहां पे एंगल की बात करूं, तो आप एंगल निकाल सकते हो कि फाई ऑफ n का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, bn बाय an। समझ में आया? tan इनवर्स bn बाई a ऑफ n। तो आपके पास एक तो आपको ये रिलेशन याद रखना, एक ये आपको रिलेशन याद रखना, ओके। तो ये कोसाइन फॉर्म के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि आपके पास जो फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो या फर्स्ट हार्मोनिक बोलो, ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसका कोएफिशिएंट r1 है, तो यहां का आरएमएस वैल्यू कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर जो यहां पे आरएमएस वैल्यू होगा वो होगा
RMS, ओके इसकी बात कर रहा हूं ओनली, तो क्या लिखोगे R1 बाई रूट ऑफ 2। अगर इसकी बात करता तो क्या लिखते आप R2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 2। अगर आगे RMS की बात करता तो आप लिखते हैं कितना R ऑफ 3 डिवाइड बाई R ऑफ रूट ऑफ R ऑफ 2। अगर आपको पता है कि यहां से अगर मैं पावर निकालना चाहूं तो बेसिक में मैंने आपको बताया था कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके और मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, क्योंकि आपको पता है कि RMS वैल्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके तो आपको पता चल गया कि अगर मैं RMS का स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर मैं RMS का स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके तो मीन स्क्वायर वैल्यू कितना हो गया आपके पास RMS का स्क्वायर। तो आप बोलो कि अगर यहां पे RMS का स्क्वायर कर दूं, अगर RMS का स्क्वायर कर दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा R1 स्क्वायर बाई 2। ओके ये R1 स्क्वायर बाई 2 क्या है आपके पास मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर ये मीन स्क्वायर वैल्यू है तो आपको पता चल गया कि अगर इसको मैं यहां पे पुट करना चाहूं तो आप बोलोगे कि जो यहां पे पावर निकल के आएगा वो होगा हमारे पास R1 स्क्वायर बाई 2। समझ में आया इतना? सभी लोगों को समझ में आया कि पावर निकाल सकते हो। इसी को हमने कोसाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। यही आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास एक फोरियर सीरीज थी, उसी को एक तो उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया, सेकंड उसको कोसाइन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अब इसी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल के अंदर। ओके तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो इसको रफ कर रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। देखो सबसे सिंपल है ये, लेकिन यहां पे आपको प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी बस। ओके थर्ड हेडिंग डाल लो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कन्वर्ट इन exponential function this is very important। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फॉर्म से आते हैं। ओके तो देखो आपके पास नॉर्मली आपके पास पता है कि फोरियर सीरीज x ऑफ t इक्वल्स टू a नॉट प्लस n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी n cos ऑफ n ओमेगा t प्लस bn sin n ओमेगा नॉट ऑफ t था। तो अब इसको किसके अंदर कन्वर्ट करने जा रहे हैं हम, इसको किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल के अंदर। अगर एक्सपोनेंशियल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो मतलब e की पावर में आपके पास सिग्नल आएगा। ओके अगर e की पावर में आपके पास सिग्नल आएगा तो मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपके पास सिग्नल आएगा वो होगा समेशन n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और cn। ओके एंड e की पावर यहां पे प्लस आएगा। ओके प्लस n प्लस जे एन ओमेगा नोट ऑफ टी। ओमेगा नोट क्या है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके अभी बताऊंगा, इसका भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है। सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नोट ऑफ टी। तो इतना सभी लोगों को समझ में है। इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अगर मैं यहां पे अगर आपसे सी नोट की वैल्यू पूछूं तो आप कैसे निकालोगे? देखो सी नोट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास ए नोट। ओके इक्वल्स टू आर नोट। ओके कितना हो जाएगा 1 अपॉन टी नोट माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2। ओके एक्स ऑफ टी डी ऑफ टी। ठीक है अब देखो मेरे भाई, ये जो आपके पास x ऑफ टी इंटीग्रेशन है माइनस टी नोट बाई 2 टू टी नोट बाई 2 डी ऑफ टी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसको रिप्रेजेंट करता है? पहले तो ये बताओ ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई, जल्दी बताओ। ये रिप्रेजेंट करता है एरिया को। बता चुका हूं कि इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है एरिया को। तो आप इसको भी लिख सकते हो ना कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व
अंडर द कर्व डिवाइडेड बाई टी नोट, लिख सकते हो ना, डिवाइडेड बाई टी नोट। तो ये हो गया आपके पास सी नोट का वैल्यू, आपको रिलेशन भी पता चल गया, सी नोट, ए नोट, आर नोट के अंदर रिलेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। ओके, तो रफ करें इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर भी इसको कन्वर्ट करना आ गया। नेक्स्ट है रिलेशन, डाल लो यहां पे, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो फोर्थ, फोर्थ हेडिंग डाल लो रिलेशन ये सी नोट सी एन, अभी बताऊंगा मैं आपको इसके अंदर क्या रिलेशन है, जो फोरियर कोएफिशिएंट है उसके अंदर क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट एंड सी एन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो कोएफिशिएंट है सी ऑफ एन, उसके अंदर क्या रिलेशन है। अब देखो ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रिलेशन तो आपको पता चल गया कि जो सी नोट होगा वही आपके पास ए नोट होगा, वही आपके पास आर नोट हो गया। ओके, सेकंड जो रिलेशन है अभी प्रूव करने की फ्री क्रैश कोर्स के अंदर आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, जब फुल कोर्स होगा तो इसको अपन प्रूव करके बताएंगे कि कैसे आया, लेकिन यहां पे आपको प्रूव करने की नीड नहीं है, सिर्फ ओनली आपको ये रिलेशंस आपको याद रखना है। अब देखो कि आपके पास सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा कि आपके पास एक तो आया था आपके पास आर एन, इसको भी लिख लो, ये रिलेशन भी लिख लो, बी एन का स्क्वायर आया था कि नहीं आया था। ओके, ये आपके पास कोसाइन फॉर्म था, कोसाइन फॉर्म में जो आर ऑफ एन होता है और फोरियर सीरीज के जो कोएफिशिएंट होता है उसके अंदर ये रिलेशन होता है एन स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर। ओके, थर्ड है आपके पास कि जो आपके पास सी ऑफ एन होता है, अगर यहां पे पॉजिटिव एन है तो आपके पास होता है फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट डिवाइड बाय 2 रियल बाय 2 माइनस जे बी एन बाय 2। ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर n की जगह पे मैं माइनस ऑफ n रिप्रेजेंट करता हूं, अगर n की जगह पे मैं माइनस ऑफ n रिप्रेजेंट करता हूं तो आप लिखोगे कि ए एन बाई 2 प्लस जे बी एन बाई 2। ओके, अगर n की जगह पे मैं माइनस n पुट करता हूं तो आपके पास रिलेशन आएगा दिस इज फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट n बाई 2 प्लस जे बी एन बाई 2, और आपके पास सी एन हो जाएगा n बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2। अब देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको Cn का मैग्नीट्यूड निकालना है, Cn का मैग्नीट्यूड 5 कंडीशन बता रहा हूं। ओके, Cn का मैग्नीट्यूड निकालना है तो Cn आपके पास ये है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर n स्क्वायर बाई 4 और माइनस जे बी एन बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास बी एन स्क्वायर बाई 4। ओके, तो आपके पास सी एन कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब आप लोगों को पता है कि आर एन इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो कि जो सी एन होगा वो कितना हो जाएगा आर ऑफ एन डिवाइड बाई 2। तो मतलब आर एन और सी एन के अंदर भी रिलेशन आपको पता चल गया, तीनों कंडीशन के अंदर आपको रिलेशन पता चल गया कि आपके पास पोलर फॉर्म हो और आपके पास फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट हो तो उसमें क्या रिलेशन है, और आपके पास एक्सपोनेंशियल आपके पास कोएफिशिएंट हो तो उसका फोरियर सीरीज के कोएफिशिएंट हो उससे क्या रिलेशन है, ये भी आपको यहां से पता चल चुका है। तो मतलब आर ऑफ एन इक्वल टू कितना हो गया 2Cn। याद रहेगा इतना, बस यही रिलेशन है, यही आप लोगों के पास रिलेशन है। क्या ये 5 रिलेशंस आप याद रख सकते हो, डायरेक्टली याद रख सकते हो, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं करना। अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। ओके, तो रफ कर दूं। अब देखो आज के टॉपिक में अब लास्ट टॉपिक क्या है, हाउ टू सोल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू डील, कैसे सोल्व करोगे आप क्वेश्चंस और क्वेश्चंस कैसे होंगे। ओके, देखो 5 हेडिंग डाल लो, यहां पे 5 हेडिंग डाल लो आप, हाउ टू
हाउ टू डील क्वेश्चंस ऑफ फोरियर सीरीज। ओके, दिस इज ए जनरल मेथड। ये क्या है? जनरल मेथड। जो जनरल मेथड है वो आपको यही फॉलो करना है, फिर प्रॉपर्टी का तो बाद में बताएंगे। जनरल मेथड तो आपको यही सोल्व करना है। ओके, अब देखो जनरल मेथड। अब देखो जनरल मेथड क्या है। देखो फर्स्ट में आपको ओमेगा नोट निकालना है। अब ये ओमेगा नोट क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके पास देखो फर्स्ट में एक के साथ तो आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। अगर आपके पास इक्वेशन बड़ा है, ओके, मान लो कि आपके पास 2-3 कंपोनेंट है और वहां पे फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ओके, जैसे ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, ओमेगा 3 है, ओके, तो आप उस कंडीशन में जैसे कि मैं बात करूं 2 प्लस cos ऑफ 2t प्लस साइन 4t। अगर आपके पास ये रिलेशन है, यहां पे देखो ओमेगा इक्वल्स टू 2 है और ओमेगा 2 यहां पे कितना है? 4 है। ओके, नॉर्मली तो आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो? 2 पाई अपॉन टी, ये निकालते हो ना? ओके, 2 पाई अपॉन टी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज है, ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 है, तो आप ये बताओ कि जब आप पीरियोडिसिटी फाइंड आउट कर रहे थे, ओके, और फ्रीक्वेंसी चेंज था, तो क्या आप किसी को इतना सा पता है कि मैंने ऐसा बोला था कि एलसीएम लो ऊपर वाले कोएफिशिएंट का a1/a2 b1/b2 ऐसे कुछ भी हो तो नीचे वाले का एचसीएफ करो। एचसीएम लो, एचसीएम लिया था, ओके, एचसीएफ सॉरी, ओके, तो ये बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। ओके, तो ये देखो, तो आपके पास ऊपर तो आप एलसीएम ले लेते, नीचे आप एचसीएफ ले लेते, लेकिन आपको ये पता है कि जो टाइम होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है उनके बीच में ये रिलेशन होता है ना? अगर मैं फ्रीक्वेंसी आपसे निकालने के लिए बोलूं तो आप बोलोगे कि सर आपके पास एचसीएफ ऊपर आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे जो भी होगा वो टर्म आप यहाँ पे लिख दोगे। तो मतलब इसी को आप क्या बोल सकते हो? ओमेगा नोट। ओके, तो मतलब आप बोल सकते हो कि अगर ओमेगा नोट उस कंडीशन में निकालना है तो आप फर्स्ट स्टेप में क्या लगाओगे? ओमेगा नोट इक्वल्स टू एचसीएफ ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, जितने भी आपके पास कोएफिशिएंट होंगे, तो फर्स्ट में इस तरीके से आप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल लोगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी समझ में आया? सेकंड कंडीशन में बात करूं, अगर मैं बात करूं कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब जो आपके पास इक्वेशन होगा, जैसे कि आपके पास यही इक्वेशन मान लो, अभी इसको सोल्व करके बताऊंगा, यही इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको कन्वर्ट करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। किसके अंदर? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। इसको किसके अंदर कन्वर्ट करोगे? कन्वर्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। ओके, थर्ड स्टेप क्या है आपके पास? थर्ड स्टेप आपके पास है कि जो आपके पास ओरिजिनल जो फोरियर सीरीज का आपके पास एक्सपोनेंशियल सीरीज है, cn e की पावर jn ओमेगा नॉट ऑफ t n इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये जो आपके पास इक्वेशन है, इससे क्या करोगे? आप कंपेयर करोगे। ओके, थर्ड स्टेप में क्या लिखोगे? कंपेयर विद फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इक्वेशन। ओके, इससे आप कंपेयर करोगे और यहां से आप क्या फाइंड आउट करोगे? cn का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। समझ में आया? यहां से आप cn का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या ये तीनों स्टेप आपको याद रहेगी? बस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
तो कर लोगे। फर्स्ट में आपको फंडामेंटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप के अंदर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसको कंपेयर करना है जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का इक्वेशन है। ओके, अब देखो आपको जनरली किसी को नहीं पता तो लिख लो कि जो साइन एक्स होता है ना, अगर इसको एक्सपोनेंशियली मेरे को कन्वर्ट करना है ना, तो आप लिखते हो e की पावर जे एक्स, ओके, e की पावर जे एक्स माइनस e की पावर माइनस जे ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2j, ओके। और अगर आपके पास cos ऑफ x है तो इसको कैसे लिखते हो, e की पावर जे एक्स प्लस e की पावर माइनस जे ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। यहां पे 2j आता है, यहां पे ओनली 2 आता है रियल। सिर्फ इतना याद रख लो, अगर इतना याद रख लोगे ना तो क्वेश्चन सारे के सारे बना लोगे। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रफ कर दूं? ओके, तो आज का सेशन बस इतना ही था, लेकिन अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे डील करना है आपको फोरियर सीरीज के। देखो एक एक पार्ट बढ़ते जाएंगे और आपको इजीली सारी चीजें समझ में आएगी। अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा इसको पढ़ने में। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं ले लेता हूं, जो आपके पास क्वेश्चन है। देखो आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, x ऑफ टी इक्वल्स टू 2 प्लस cos ऑफ 2t प्लस sin 4t। ओके, फाइंड फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट। ओके, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट मतलब मैं बात कर रहा हूं सी ऑफ एन की बात कर रहा हूं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो सबसे पहले ये देखो कि यहां पे क्या करोगे आप, यहां पे क्या करोगे। फर्स्ट स्टेप क्या है आपके पास, ओमेगा नोट निकालना, एचसीएफ ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 जो भी आपके पास हो। ओके, अब देखो ये तो डीसी क्वांटिटी है, तो इसका तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, और ये आपके पास इसका ओमेगा 1 कितना है, आप बोलोगे 2, और इसका ओमेगा 2 कितना है आपके पास 4। अब यहाँ पे आप एचसीएफ निकालने जाओगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 and 4, तो आपके पास ओमेगा नोट का वैल्यू कितना आ गया 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 2, तो ओमेगा नोट कितना आ गया रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब देखो सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सेकंड यहां पे सेकंड स्टेप की मैं बात करूं, तो आप ये जो आपके पास फॉर्म है ना, इसी फॉर्म को आप किस में कन्वर्ट करोगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। अब ये बताओ, अभी मैं आपको बता के हटाऊं कि आपको याद रखना है कि जो साइन एक्स होता है वो होता है e की पावर जे एक्स माइनस e की पावर माइनस जे एक्स डिवाइडेड बाई 2j, और जो cos ऑफ x होता है वो होता है e की पावर जे एक्स प्लस e की पावर माइनस जे ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, इतना याद रहेगा। अब देखो आपके पास ये तो डीसी क्वांटिटी है, तो इसको तो आप ऐसा कैसे लिख दो, x ऑफ टी इक्वल्स टू 2 प्लस इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, साइन 2t है, तो आपके पास यहां पे क्या हो जाएगा, e की पावर j2t। ओके, j2t। ओके, यहां पे x था तो यहां पे x आपने लिख दिया। ओके, इसके साथ कोएफिशिएंट 1 था तो यहां पे 1 यहां पे लिखने की आपको नीड नहीं थी, क्योंकि वो 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो देखो यहां पे cos के उससे कंपेयर करोगे तो आपके पास हो जाएगा e की पावर j2t, ओके, प्लस e की पावर माइनस j2t, तो डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं, इसको भी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं ना, प्लस इसके लिए मैं अगर बात करूं, तो इसके लिए क्या लिखोगे, यूज दिस इक्वेशन। ओके, तो क्या लिखोगे आप, e की पावर j4t, e की पावर j4t, ओके, डिवाइडेड बाई कितना है 2j माइनस e की पावर माइनस j4t डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2j। ओके, अब देखो मेरे भाई, अब देखो क्या यहां से आप कंपेयर कर सकते हो। थर्ड स्टेप में क्या करना था आपको, कंपेयर
with Fourier exponential Fourier सीरीज। ओके, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। अब देखो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कितनी थी आपके पास, x ऑफ t इक्वल्स टू n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी c ऑफ k e की पावर j n ओमेगा नॉट ऑफ t, यही थी। ओके, अब यहां से क्या आप c का वैल्यू निकाल सकते हो, c का वैल्यू निकाल सकते हो मेरे भाई, ये बताओ यहां पे n। ओके, अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट करता हूं, n का, अब इन दोनों का कंपेयर करना है, क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करना है, कंपेयर। ओके, अब देखो मेरे भाई, तो आप ये बताओ कि अगर n का वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, n का वैल्यू मैं यहां पे 0 पुट करता हूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी e की पावर क्या हो जाएगा 0, तो मतलब c0। ओके, c0 मतलब आपके पास dc वैल्यू। अब मेरे भाई ये बताओ, सबसे पहले तो आप इसको कहां पे कन्वर्ट करके रखो। अब देखो ओमेगा नोट का वैल्यू कितना है, ओमेगा नोट का वैल्यू कितना है 2, तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, n इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, तो आपके पास Cn e की पावर ओमेगा नोट कितना है 2, तो Jn 2 ओमेगा नोट t 2t। ओके, और 2 ओमेगा नोट ऑफ t या 2t लिख दो डायरेक्ट, ओमेगा नोट का वैल्यू आ गया ना 2t। ओके, Jn 2t लिख सकते हो ना डायरेक्टली। ओके, इससे कंपेयर, यहां से आपने ओमेगा नोट का वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो मेरे भाई, यहां से आप देखो, अगर मैं n का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो आपके पास क्या निकल के आएगा, c ऑफ 0। ओके, n का वैल्यू 0 पुट करता हूं तो e की पावर 0 क्या हो जाता है 1, और यहां पे देखो मेरे भाई, अगर आपके पास देखोगे तो वहां पर c ऑफ 0, तो c ऑफ 0 कौन सा मिलेगा आपके पास, 2 आपको मिलेगा। ओके, अब देखो कि अगर मैं n का वैल्यू यहां पे कितना पुट करता हूं, अगर n का वैल्यू आप यहां पे 1 पुट करते हो, अगर यहां पे n का वैल्यू पुट करते हो तो आप बोलोगे कि सर n का वैल्यू 1 पुट करने के बाद हमारे पास आता है c1 e की पावर j2t। ओके, e की पावर j2t। अब देखो मेरे भाई, यहां से कंपेयर करो, e की पावर j2t कहां पे दिखता है, सर यहां पे हमारे को दिखता है e की पावर j2t, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है आपके पास c1, तो आप बोलोगे कि सर जो c1 का वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। समझ में? अब देखो कि अगर मैं c यहां पे n की जगह पे -1 पुट करता हूं, तो n इक्वल्स टू -1 पुट करता हूं, तो आप बोलोगे कि सर c ऑफ -n और e की पावर माइनस, यहां पे भी हो गया -n माइनस j2t। अब देखो e की पावर माइनस j2t कहां पे है, आप बोलोगे सर e की पावर माइनस j2t, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, c ऑफ -n, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है 1/2, तो आप बोलोगे कि सर c ऑफ -1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, अगर मैं यहीं पे देख लेता हूं कि अगर मैं कंपेयर इससे करना है, कंपेयर इसी से करना है, यहां पे 4t है, तो यहां पे n का वैल्यू मैं कितना पुट करूं। ओके, तो आप बोलोगे सर अगर n का वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं, अगर n का वैल्यू मैं 2 पुट कर देता हूं तो हमारे पास हो जाएगा c2 e की पावर j4t। ओके, अब e की पावर j4t कहां पे है, आप बोलोगे सर e की पावर j4t ये रहा, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे n का वैल्यू 2 करने के बाद आपके पास c2 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1/2j, c2 इक्वल्स टू 1/2j। ओके, अगर मैं n इक्वल्स टू -2 पुट कर देता हूं, तो n इक्वल्स टू -2 पुट कर देता हूं, तो आप बोलोगे कि सर ये हो जाएगा आपके पास e की पावर माइनस j40 डिवाइड बाई 2j, तो मतलब कितना हो जाएगा, यहां पे लिख दोगे आप c-2। ओके, e की पावर माइनस j40, तो आप बोल दोगे कि इसका कोएफिशिएंट कितना है c-2 इक्वल्स टू -1/2j। ओके, तो आप यही कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, c नोट निकाल सकते हो, c1 निकाल सकते हो, c-1 निकाल सकते हो, c2 का वैल्यू निकाल सकते हो, c-2 का वैल्यू निकाल सकते हो। अदरवाइज बाकी का जितना भी वैल्यू होगा cn का वो 0 होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो कि cn इक्वल्स टू यहां पे होगा 2 n इक्वल्स टू 0। ओके, और यहां पे हो जाएगा 1/2 n इक्वल्स टू
1, ओके। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास n इक्वल्स टू -1 मतलब 1/2, ओके। और n इक्वल्स टू 2 आपके पास हो जाएगा 1/2j, और n इक्वल्स टू -2 कितना हो जाएगा आपके पास -1/2j, ओके। अदरवाइज Cn का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, बाकी की जगह पे क्या हो जाएगा 0। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो। तो आपको समझ में आया कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है, ओके। तो सारी चीजें स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक एक चीज वापस रिवाइज करो, क्योंकि इतना सिंपल तरीके से मैंने बताया है। ट्रिग्नोमेट्री से आपको पोलर में बता दिया, पोलर से आपको एक्सपोनेंशियल के अंदर बता दिया। अब देखो, अगर ये बेसिक चीज समझ में आ जाएगी ना, तो आपको सिमेट्री भी समझ में आ जाएगी और प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ जाएगी, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं फोरियर सीरीज के। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाते हैं तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना लोगे। अब देखो कि यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है फोरियर सीरीज का। अब यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि आपको सभी का क्या फाइंड आउट करना है, आपको Cn फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? Cn आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो कि आप यहां पे Cn फाइंड आउट करने जाओगे तो स्टेप मैंने बता ही दिया। अब देखो जो आपके पास सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो कि यहां पे तो आपके पास ω1 एंड ω2 अलग अलग है नहीं, ओके। तो आपके पास ω1 एक ही है, ओके। तो आपको स्टेप 1 तो फॉलो करने की यहां पे नीड नहीं है, ओके। स्टेप 1 तो यहां पे फॉलो करने की आपको नीड नहीं है। तो x ऑफ t इक्वल्स टू 4 cos ऑफ 2 ω0 ऑफ t, ओके। डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, आप स्टेप 2 आप लगा के आप इसको सोल्व कर लोगे। अब देखो, अब आप स्टेप 2 आप यहां पे लगाओगे, स्टेप 2 फर्स्ट स्टेप तो लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास दो आपके पास हार्मोनिक डिफरेंट हार्मोनिक नहीं है। अब जब डिफरेंट हार्मोनिक होती है तब जब आप वहां पे क्या करते हो, आप वहां पे ओमेगा नोट निकालते हो HCF लगा के, ओके। तो यहां पे देखो कि आपके पास 4 cos 2 ω0 है। तो स्टेप 2 में क्या करते हो, इसको आप 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर इसको रिप्रेजेंट करते हो। अब ये cos है तो cos के अंदर क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया कि एक तो होता है कि sin x जो होता है कि एक तो e की पावर jx माइनस e की पावर माइनस jx डिवाइड बाई 2j, और एक होता है आपके पास cos ऑफ x इक्वल्स टू e की पावर jx प्लस e की पावर माइनस jx डिवाइड बाई 2, यही होता है, ओके। अब देखो मेरे भाई, आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो यहां से इसको रिप्रेजेंट करने के बाद देखो cos है तो cos वाला फॉर्म नीचे वाला आ जाएगा। तो आप लिख दोगे सर 4 e की पावर 2 ω0 ऑफ t प्लस e की पावर j 2 ω0 ऑफ t डिवाइड बाई 2, ओके। इससे कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 e की पावर j 2 ω0 ऑफ t प्लस e की पावर j 2 ω0 ऑफ t, ओके। ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो तीसरी स्टेप में क्या करना है, आपको कंपेयर करना है। स्टेप थर्ड क्या थी आपके पास, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आपके पास इक्वेशन क्या था, समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, c ऑफ n और e की पावर j n ω0 ऑफ t, ओके। अब देखो मेरे भाई, यहां पे आपके पास यहां पे देखो कि अगर यहां पे आपके पास 2 ω0 ऑफ t है, तो अगर मैं यहां पे n का वैल्यू आप 2 पुट करते हो, अगर n का वैल्यू मैं पुट करता हूं n इक्वल्स टू 2, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास c2 e की पावर j 2 ω0 ऑफ t, ओके। तो आपके पास देखो कि e की पावर j 2 ω0 ऑफ क्या है आपके पास 2, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2, ये 2 क्या है c2, ओके। तो आप बोल सकते हो कि जो यहां पे c2 है वो कितना है आपके पास 2, ओके। अगर यहां पे बोलो कि अगर यहां पे कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे देखो, यहां से ध्यान से देखो, यहां पे माइनस होगा ना, ओके, यहां पे माइनस होगा। अब देखो कि अगर मैं n का वैल्यू -2 पुट करता हूं तो n इक्वल्स टू -2, अगर n इक्वल्स टू -2 पुट करता हूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर c ऑफ -2 का जो वैल्यू आएगा, c ऑफ -2 का जो वैल्यू आएगा, ओके, तो वो हो जाएगा e की पावर माइनस j 2 ω0 ऑफ t, ओके। तो यहां से आपके पास देखो c ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, c ऑफ -2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर इसका कोएफिशिएंट कितना है, यहां पे भी देखो मेरे भाई ये मल्टीप्लाई होगा ना, 2 यहां पे भी होगा तो 2 यहां पे भी होगा, ओके। तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 2, इसका भी 2, अदरवाइज जितना भी वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा, अदरवाइज जो Cn का वैल्यू होगा वो कितना आ जाएगा 0, ओके। तो इसको ऐसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके पास Cn है, ओके, n इक्वल्स टू 2 पे कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि सर 2, और n इक्वल्स टू -2 पे कितना है, -2 पे भी आपके पास 2,
ओके ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो। तो समझ में आया कि आपको प्रोसेस पूरा का पूरा कैसे लगाना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पे x ऑफ टी इक्वल टू कोस स्क्वायर टी, तो यहां पे भी आपको cn फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको cos ऑफ टी का इक्वेशन पता होना चाहिए कि cos ऑफ टी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, cos ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, cos ऑफ x e की पावर jx प्लस e की पावर माइनस jx डिवाइड बाय 2, ये होता है। ओके तो देखो फॉलो स्टेप। ओके क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। ओके तो स्टेप 1 यहां पे भी एक ही है, यहां पे ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 डिफरेंट नहीं है, तो आपको स्टेप 1 तो लगाने की नीड नहीं है, डायरेक्ट स्टेप 2 लगाओ। ओके डायरेक्ट कौन सी स्टेप लगाओ, स्टेप 2। ओके अब देखो मेरे भाई स्टेप 2 लगाओ, यहां पे तो ओमेगा इक्वल टू कितना है 1 है ना। ओके ओमेगा इक्वल टू क्या है 1 है। ओके तो स्टेप 2 लगाओगे तो आपके पास इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे, यहां से कर दोगे तो आप बोलोगे कि सर e की पावर j t प्लस e की पावर माइनस j t डिवाइड बाय 2। ओके ये तो हो गया कोस का, लेकिन इसका कर रखा है स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा आपके पास स्क्वायर। तो इसी को आप लिख सकते हो कि x ऑफ t इक्वल टू e की पावर यहां पे आ जाएगा 2jt। ओके प्लस e की पावर माइनस 2jt डिवाइड बाय 4। ओके तो इतना समझ में आया। अब देखो मेरे भाई, अब देखो कि यहां पे आपके पास हो गया, एंड थर्ड स्टेप में आपके पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कंपेयर कर लो। स्टेप 3 तो हो जाएगा आपके पास x ऑफ टी इक्वल टू सी एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ओके e की पावर j n ओमेगा नॉट ऑफ टी। ओके अब मेरे भाई यहां पे बताओ कि आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे, दोनों में कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करोगे तो आप n का वैल्यू क्या पुट करोगे, सबसे पहले सोचो। अगर क्योंकि दोनों इक्वेशन आपके पास कंपेयर कर रहे हो तो सेम होना चाहिए। अगर यहां पे n का वैल्यू कितना पुट करूं, n का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आपके पास 2 ओमेगा नोट आएगा, क्योंकि यहां पे तो ओमेगा नोट तो कितना है मेरे भाई, डायरेक्ट देख लो ना, ओमेगा नोट तो कितना है 1 है ना, ओमेगा नोट तो यहां पे 1 है ना, टी के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वही तो ओमेगा नोट होता है ना। तो ओमेगा नोट 1 है, तो आप ये बताओ कि अगर यहां पे ये 1 है तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे भी लिख देता हूं, आपको कंफ्यूज ना हो। ओके सी एन e की पावर j n ऑफ t। ओके तो आप ये बताओ कि n का वैल्यू क्या पुट करूं कि इससे मैं कंपेयर कर सकूं। तो n का वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं, अगर n का वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करने के बाद आपके पास क्या आता है, आप बोलोगे सर 2 पुट किया तो आपके पास आएगा e की c2 और e की पावर 2j t। ओके तो आप बोल सकते हो कि 2 पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आएगा, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1/4, तो आप बोल सकते हो कि c2 इक्वल टू 1/4। ओके अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर n का वैल्यू -2 पुट करूं तो -2 पुट करूं तो -2 पुट करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा इक्वेशन, आप बोलोगे c -2 e की पावर -2jt, तो आपके पास c -2 कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 1/4। तो आप बोल सकते हो कि आपके पास जो cn का वैल्यू होगा वो हो जाएगा, एक तो आपके पास 1/4 वो कहां पे होगा n इक्वल टू 2 पे, और एक हो जाएगा 1/4 वो होगा n इक्वल टू -2 पे, अदरवाइज 0, अदरवाइज बाकी की जगह पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया। आज का जो बेसिक जो फोरियर सीरीज था वो आज यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको फोरियर सीरीज के बेसिक कंसेप्ट के सारे क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे, सारे के सारे बना लोगे। ओके तो नेक्स्ट में एक तो प्रॉपर्टी की बात होगी, मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एक तो ये बेसिक वाला, एक दूसरा है यहाँ पे रिलेशन, तीसरा है यहाँ पे आपके पास जो प्रॉपर्टी, थर्ड है आपके पास सिमेट्रिसिटी। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और जिन बच्चों को अच्छा लगा हो तो लाइक या शेयर करना मत भूलना, और जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि सारा अपडेट हम वहीं पे आपको मिलेगा। ओके थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।